गाइस, सो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का हिस्ट्री सब्जेक्ट। ओके, सो हम पहले चैप्टर 1 से शुरू करते हैं जिसका नाम है व्हेन, वेयर एंड हाउ। कब, कहाँ और कैसे। ओके, सो हम सबसे पहले जान लेते हैं हिस्ट्री होती क्या है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट। ठीक है, इवेंट्स, फैक्ट दैट इज़ कनेक्टेड विद समबडी और समथिंग। ठीक है, तो ये तो हम सब जानते ही है कि जो चीज़ किसी से कनेक्टेड होती है या फिर कोई चीज़ बीती हुई है वो सब हम हिस्ट्री में जानते हैं कि क्या क्या हुआ था हमारे पुराण में मतलब हमारे पुराने ज़माने में। ठीक है, तो ये सब हम जानते हैं। ठीक है, अब हम चैप्टर पे आते हैं। History can be defined as a systematic and careful study of past events. Person who conducts such studies and records the finding is called a historian. Different type of materials and records constitute the basis of caring about a historical study. मतलब हिस्ट्री को हम सिस्टमेटिक एंड केयरफुल तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसको परिभाषित कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति इन सब की तैयारी नहीं बोल सकते, हम इन सब का निष्कर्ष निकालता है और इन सब का रिकॉर्ड रखता है कि हमारे इतिहास में क्या हुआ था। ठीक है, इन सब की सारी इन्फॉर्मेशन वो अपने पास रखता है और लोगों को भी देता है। वो एक हिस्टोरियन कहलाता है, मतलब इतिहासकार कहलाता है। और हम बहुत अलग अलग तरह की चीज़ों को देख करके, पढ़ करके, समझ करके इतिहास को जानते हैं। जैसे कि देख लेते हैं, कॉइन्स हो गए, केव पेंटिंग्स हो गए, स्टैचूज़ हो गए, ज्वेलरी हो गए, एट्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम जानते हैं कि मतलब हमारे हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब तो हिस्ट्री जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री। ठीक है, तो हम अभी इसके बारे में पढ़ते हैं। History essentially signifies the period of time for which written records are available. Studying history, we can know the precise dates of events that took place millennia ago. The reason is that when these events occurred, they were documented in the writing of historians. These documents are important source of history from which we can get information regarding our past. Prior to the invention of paper, palm leaves, rock, pillars, clay tablets, copper plates, and bark of the birch tree were used for writing. Invention of the cart and the wheel, the discovery of fire, etc. are some of the most important events of our past. इतिहास जो है, हिस्ट्री जो है हमारी, वो अनिवार्य रूप से उसी चीज़ को दर्शाता है, हमें उसी चीज़ को दिखाता है जिसके लिए हमारे पास लिखित रिकॉर्ड, मतलब रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, उपलब्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री को पढ़ के हमारे इतिहास में हुई, हमारे पूर्व में हुई घटनाओं की सटीक जानकारी पा पाते हैं। मतलब हम जो हमारी तिथियां होती है, जिस तिथि पे ये चीज़ हुआ होता है, कोई भी घटना होती है, जैसे आप प्लासी का युद्ध ले लें, बक्सर का युद्ध ले लें, पानीपत का युद्ध ले लें, कुछ भी ले लें, तो वो सब हमें कैसे पता चला? क्योंकि वो हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, हमारे पास उन सब चीज़ों की रिकॉर्ड्स हैं कि हाँ, ये सब इस टाइम पे, यहाँ पे, इस जगह पे हुआ था। तो ये सब हमें कैसे पता है कि इसी दिन हुआ था, इसी टाइम पे हुआ था, इसी ईस्वी में हुआ था? क्योंकि हमारे पास उसके रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सब हमें कैसे पता है हमारे पास इन सब की रिकॉर्ड्स कैसे हैं? क्योंकि जब ये घटनाएं हुई थी तब इतिहासकारों, जिसको हम हिस्टोरियंस बोलते हैं, उन्होंने इसका लिखित रिकॉर्ड रख रखा था, उन्होंने लिखा था ये सब। ठीक है, कागज का आविष्कार नहीं हुआ था तब ये सब सारी चीज़ें चट्टानों पर, खंभों पर, पत्तों पर, ठीक है, और मिट्टियों पर, तांबे की प्लेटों पर, बर्च के पेड़ पे, इन सब चीज़ों पे लिखा जाता था। चक्के, आग आदि वगैरह की खोज जो है वो हमारे इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। जैसे जिससे हमें ये पता चलता है कि कैसे आग का आविष्कार हुआ, कैसे पहियों का आविष्कार हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हमें ये सब पता चलता है। However, we do not know exactly when and where these events took place. Historical studies reveal that they might have taken place long before the practice of documenting history through writing began. Entire period before recorded history is called prehistory. Prehistory किसे कहते हैं? Prehistory यानी कि प्राग इतिहास के बारे में दिया है। तो प्राग इतिहास किसे बोलते हैं? प्राग इतिहास यानी कि प्री हिस्ट्री उसको बोलते हैं जिसका हमारे पास कोई लिखित सबूत नहीं है, हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं है जिससे हमें पता चल सके। ठीक है, हमारे पास रिटन प्रूफ आने लगे, उस टाइम के पहले वाले टाइम को हम प्री हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, और प्री हिस्ट्री किसको बोलते हैं? बेसिकली हमारे पास शॉर्ट आंसर है, प्री हिस्ट्री हम किसको बोलेंगे? प्री हिस्ट्री उसको बोलेंगे जिसका हमारे पास कोई रिटन प्रूफ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम।
Thus, prehistory encompasses the entire period from the time when human-like beings appeared till the time when the practice of recording past events began. In order to understand prehistory, we depend on the material remains of the past, such as bones, tools, weapons, pots, coins, jewelry, cave painting, etc. These are called artifacts. जब प्री हिस्ट्री था तब तो हमारे पास कोई लिखित दस्तावेज नहीं थे जिससे हम ये जान सके कि उस समय क्या हुआ था। तो हम प्री हिस्ट्री को जानने के लिए हम किस पर निर्भर होते हैं? बर्तनों पर, हथियारों पर, औजारों पर, हड्डियों पर, सिक्कों पर, आभूषणों पर, गुफा चित्र, केव पेंटिंग्स पर, ठीक है, इन सब पर हम निर्भर हैं प्री हिस्ट्री को जानने के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। In prehistory and the historical period, there was a period for which we have no direct written evidence available for contemporary source. प्री हिस्ट्री और हिस्टोरिकल पीरियड के बीच में, इन दोनों के बीच में एक और कोई पीरियड था, एक और कोई काल था, पर उसका हमारे पास कोई सबूत नहीं है, कोई स्रोत नहीं है जिससे हमें पता चल सके कि हाँ ऐसा कोई काल था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। However, the historical texts composed suggest their existence and even record with a certain degree of precision some of the major events of that period. Such period is called proto-history. मतलब प्री हिस्ट्री और हिस्टोरिकल पीरियड के बीच के जो टाइम था उसको हम प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं, आदि इतिहास। और इस समय में ना लोग खेती वगैरह करना शुरू कर देते अपने खाने के लिए। ठीक है, और ये कैसे पता चला कि आदि इतिहास है? क्योंकि उस समय के जो ग्रंथ वगैरह होते थे, ऐतिहासिक ग्रंथ जिसको बोलते हैं, उसमें कुछ अस्तित्व का सुझाव मिला हमें। और जो इतिहासकार थे उन्होंने घटनाओं को रिकॉर्ड किया, मतलब लिखा, और उसी काल को हम आदि इतिहास बोलते हैं, मतलब प्रोटो हिस्ट्री है। इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग द पास्ट इवेंट्स। हिस्ट्री इज रिगार्डेड एज द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट्स इन द ऑर्डर इन विच दे हैपेंड। Motivation for studying history comes from the curiosity to know how our predecessors lived in the past. हिस्ट्री जो है वो हमारी बीती हुई घटनाओं का, मतलब हमारे पास्ट इवेंट्स का रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, और ये सब हमें पढ़ने में क्यों अच्छा लगता है और कैसे हम इंटरेस्ट ला सकते हैं? हम ये जान सकते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, कहाँ रहते थे, कैसे जीते थे वो, उनके रीति रिवाज कैसे थे, कल्चर क्या था उनका, संस्कार क्या थे उनके। ठीक है, तो ये सब है कि उनकी भाषाएँ क्या थी, मतलब वो धीरे धीरे कैसे बड़े हुए, क्या सीखें वो, ये सब जानना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। ठीक है, तो इससे हमें जिज्ञासा मिलती है हिस्ट्री पढ़ने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। इट इज़ इन फैक्ट अबाउट अ पास्ट that has an extremely significant part to play in shaping our present. We can also say that the study of the past makes us understand who we are, what we are at present, or why we live and act the way we do today. Reading history, we gather knowledge about how the modern world has evolved over centuries following a continuous process of development. ये जानने को मिलता है कि हम क्या है, क्यों जी रहे हैं इस दुनिया में, हमारा क्या कर्तव्य है लोगों के प्रति, दुनिया के प्रति, हमारे देश के प्रति। हमें ये भी पता चलता है कि आधुनिक दुनिया यानी कि मॉडर्न वर्ल्ड का आविष्कार कैसे हुआ, कैसे विकसित हुआ एक मॉडर्न वर्ल्ड। पहले लोग कैसे रहते थे, अभी लोग कैसे रहते हैं। तो जो चेंजेस हुए हैं दोनों टाइम्स के बीच, यानी कि हमारे पास्ट के और हमारे प्रेजेंट में जितने भी चेंजेस हुए हैं, तो जो धीरे धीरे जो प्रक्रिया है, बदलने की प्रक्रिया, हम उसको मॉडर्न वर्ल्ड बोल सकते हैं। क्योंकि पहले लोग कैसे रहते थे, कैसे कैसे कपड़े पहनते थे, कुछ कपड़े पहनते थे, कुछ नहीं पहनते थे, पर आज पहनते हैं, अलग अलग तरह के पहनते हैं। ठीक है, तो ये हमारे चेंजेस जो हैं वो हमें मॉडर्न बनाते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल पास्ट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन सॉल्विंग सम ऑफ द प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग टुडे। For example, history teaches us that war should be avoided because they have long-lasting harmful effects and are destructive. Also learn from history that a small band of united people can defeat a strong enemy. हिस्ट्री से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसे कि हम अपने पास्ट की गलतियां हम अपने प्रेजेंट में ना दोहराएं तो बेहतर। मतलब गलतियां कहने का मतलब ये है कि हम अपने पास्ट से ये सीखते हैं कि हमें वॉर ज़्यादा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वॉर कहने का मतलब यही नहीं है कि वर्ल्ड वॉर करें या फिर हम एक देश से दूसरे देश में लड़ाई करें। हम अपने आस पड़ोस के लोगों से भी लड़ाई ना करें तो बेहतर। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि
जैसा आप जानते हैं कि अगर कोई आपको मार दे तो वो चोट भर जाता है, पर आप किसी को गाली दे दे तो वो तो हमेशा याद रखेगा ना कि हाँ भाई वो उसने मुझे गाली दिया था। तो वैसे ही आप जब झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, तो आपका क्या है ना, जो दुश्मन बढ़ते हैं आपके, और वो हमेशा चलता ही रहता है। इंसान के मन में बैठ जाता है कि उसने मुझे ऐसा बोला, उसने ये बोला, ऐसे बोला, और वो फिर लड़ाई होती ही रहती है, होती ही रहती है। तो हमें वॉर से बचना चाहिए। पास्ट इवेंट्स को पढ़कर ये भी समझ सकते हैं कि हम अपने से ज़्यादा बलशाली लोगों को भी हरा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम अगर समझदार हों, हमारे पास दिमाग हो, हमारे पास सहनशील शक्ति, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो लाइफ में, वो यही है कि हमारे पास सहनशील शक्ति होनी चाहिए, मतलब पेशेंस होना चाहिए हमारे अंदर। तभी हम अपने से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमी को हरा सकते हैं। आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि जैसे जब भारत हमारा गुलाम था, तो ऐसा तो नहीं कि अंग्रेज़ कमज़ोर थे, वो भी बहुत शक्तिशाली थे, पर हमें हमारे देश में ऐसे ऐसे वीर पुरुष थे जिन्होंने अपनी समझदारी के बल पे अब हमारे देश को आज़ाद करवाया। ठीक है, तो हम बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं इनमें। देखते हैं। Furthermore, study of popular practice ideas, tradition, and instructions help to understand the link between past and present. Changes that these beliefs or practices have undergone over centuries, leading to their present form. हमारे इतिहास के बारे में जानने में बहुत कुछ मदद करता है, जैसे प्रथाएं, विचार, कथाएं, परंपराएं, संस्थाएं। ठीक है, इन सब का अध्ययन करने से हमें अतीत के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है, और हम अतीत और अपने वर्तमान के बीच जो कड़ी है हमारी, उसको हम जोड़े रखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, और समझने में हमें मदद भी मिलती है। ठीक है, प्रथाएं हैं, ये विश्वास हैं, ये मतलब हमेशा इसमें बदलाव आता रहता है। जैसे कि आप जानते हैं बहुत सारे कल्चर्स हैं, बहुत सारे विश्वास है, कुछ अंधविश्वास है जो कि पहले थे और अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि अब जैसे कि आपने सुना कि अब मॉडर्न वर्ल्ड आ रहा है, तो जनरेशन जब बदल रही है तो उनकी सोच भी बदल रही है। वैसे ही जो पुराने लोग सोचते थे, कुछ उनके विश्वास थे और कुछ अंधविश्वास भी थे। ठीक है, तो वो चीज़ अब बदल रही है। ठीक है, और वर्तमान के स्वरूप की ओर ले जा रही है हमें। हमारे देश में अच्छा भी हो रहा है, बुरा भी हो रहा है। हम अपने कल्चर्स को भूल रहे हैं, और अंधविश्वास को तो भूल रहे हैं, तो वो अच्छा ही है, लेकिन हम जो विश्वास है, हमारे जो कल्चर है, हम धीरे धीरे उसे भी मिटा रहे हैं, तो ये कहीं अच्छा भी नहीं है। हम एक स्टिक उदाहरण नहीं दे सकते हैं कि ये अच्छा है या बुरा है, ये तो समय बताएगा कि ये अच्छा है या नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स is not possible to understand history unless the events of the past are in a chronological order. Past events are arranged in order of time. Events that happen first are followed by events that happened. This order is known as chronology. मतलब इतिहास को समझना इतना इजी नहीं है, क्यों? वो भी तब तक जब तक कि वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी कि कालानुक्रमिक क्रम में ना हो। मतलब जैसे हम एग्जैक्ट टाइम नहीं जान सकते हैं कि जैसे हम देखें, जैसे हम काउंटिंग करते हैं 15, 16, 17, 18, तो वो लाइन बाय लाइन आती रहती है। ठीक है, वैसे ही जैसे हम अगर एग्जैक्ट टाइम नहीं जानेंगे, सही टाइम नहीं जानेंगे, ठीक है, हम गलत टाइम जानेंगे, हमें अच्छे से पता नहीं होगा कि किसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ कि नहीं हुआ, उसके पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ। ठीक है, तो हम इतिहास को सही तरीके से नहीं जान पाएंगे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि जो घटनाएं घट चुकी हैं, ठीक है, और उस घटनाओं के बाद जो घटनाएं होती हैं, मतलब लाइन बाय लाइन, उसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। In fact, the practice of recording historical events in a particular sequence gives us an idea as to how human beings processed from the earliest to the latest stage of civilization. हमारी ऐतिहासिक घटनाओं को विशेष क्रम में दर्ज करने की प्रथा को हम मतलब वो प्रथा हमें एक विचार देती है कि कैसे हम एक मतलब पुराने समाज से नए समाज में आ सकते हैं, कैसे आगे हम बढ़ सकते हैं। ठीक है, However, a chronology without a certain point of reference is not possible. What is this point of reference that the historians adopt? मतलब जो एक सर्टन पॉइंट है, मतलब एक निश्चित बिंदु, उसके बिना हम क्रोनोलॉजी को समझ नहीं सकते। और जो हमारे इतिहासकार हैं वो एक इस सर्टन पॉइंट को क्या समझते हैं, संदर्भ बिंदु को क्या मानते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। Have unanimously recognized the year of Jesus Christ's birth as the reference point from which dates for all historical events are counted. Refer to the events of the past with BCE and CE. BCE means before Common Era,
and the years before the birth of Jesus Christ. They are counted backwards. 50 BCE comes before 49 BCE. Similarly, for the years after the birth of Jesus Christ, we use CE, Common Era. These years are counted forward. CE 49 comes before CE 50. मसीहा के जन्म के समय को इतिहासकारों ने संदर्भ बिंदु के रूप में मान्यता दी है। CE बिफोर कॉमन एरा मतलब सामान्य युग से पहले। इसका मतलब ये है कि जब ईसा मसीहा का जन्म नहीं हुआ था, उनके जन्म के पहले। और एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं कि 50 BCE और 49 BCE के पहले आ जाता है, ठीक है। और वैसे ही उनके जन्म के बाद के समय को कॉमन एरा बोलते हैं, ठीक है, जो कि 49 CE से 50 CE से पहले आ जाता है। हम is also sometimes used for indicating the dates of those historical events that took place after the birth of Jesus Christ. CE stands for Anno Domini, meaning in the year of the Lord. So 2013 can be written both as CE 2013 or AD 2013. Similarly, we can also use BCE in place of BC to indicate dates before the birth of Jesus Christ. कॉमन एरा है वो कि कभी कभी उन ऐतिहासिक घटनाओं को भी बिंदुगत यानी कि हाईलाइट करने के लिए किया जाता है जो यीशु मसीहा के जन्म के पहले हुई थी। हम ईसा मसीहा के जन्म के पहले के समय को यानी कि पहले की तारीख को हाईलाइट करने के लिए BC के जगह BCE का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे का हमारा टॉपिक है टाइमलाइन। Timeline is the graphical representation of historical events in a chronological order. It looked like a long bar and it used to show events along a period of time. It has events on one side of it and their respective dates on the other side. मतलब जो हमारा टाइमलाइन है, हमारी समय रेखा है, वो हमारी ऐतिहासिक घटनाओं को प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। प्रतिनिधित्व करता है मतलब रिप्रेजेंट करता है। टाइमलाइन का प्रयोग घटनाओं को देखने के लिए करते हैं। इससे हमें यही पता चलता है कि कौन सी घटना कब हुई थी, किस तारीख पे हुई थी, कौन सी ईस्वी में हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ जोग्राफिकल फैक्टर्स। Since time immemorial, India has been capturing the attention of the outside world of its unique geographical features. Surprisingly, people from foreign lands kept coming into India throughout our long history, linked social cultural identities. मतलब जो इंडिया है वो अपने जोग्राफिकल फीचर्स के लिए पहले ही यूनिक देश माना जाता है। मतलब भौगोलिक विशेषताओं के लिए पहले ही वो बहुत ही ज़्यादा आकर्षित माना जाता है, ठीक है। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जो फॉरेन वाले हैं, जो विदेशी हैं, वो हमारे देश में आकर इसके लंबे इतिहास को जानते हैं, ठीक है। और अपने मतलब आइडेंटिटीज़ के साथ आते हैं, मतलब सामाजिक सांस्कृतिक पहचान के साथ भारत में आते हैं, ठीक है। The northern part of the subcontinent is occupied by the Himalayan mountain range, which has acted as a natural barrier separating India from the Central Asian countries. जो हिमालय माउंटेन्स है वो एक बैरियर का काम करता है, वो दो देशों को सेपरेट करने का काम करता है, मतलब इंडिया और सेंट्रल एशिया को अलग करने का काम करता है नेचुरली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Same time, however, the passes in the mountains have served as naturally gateway for the arrival of people from outside, facilitating the intermingling and merger of different ideas, people, traditions and cultures. मतलब जो माउंटेन्स है वो हमें नेचुरल गेटवे सर्व करते हैं। क्यों करते हैं? तो जो हमारे माउंटेन्स है वो हमें नेचुरली गेटवे के रूप में सर्व करते हैं, जहाँ की हमारे पास 3 पासेज होती हैं उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे लोग आते हैं? वैसे मतलब विभिन्न विचारों वाले लोग आते हैं, ऐसे लोग आते हैं जिनकी परंपराएं अलग हो, संस्कृति अलग हो। अगर हम उनको बोले तो वो एक फॉरेनर्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे फॉरेनर्स हमारे देश में आते हैं, उस पासेस के मतलब उसके थ्रू आते हैं, ठीक है, और उस गेटवे से आते हैं। और जो हमारे डिफरेंट टाइप के उनसे हम हमारे फॉरेनर्स को यानी कि उनसे हम अपने फॉरेनर्स को काफ़ी देखभाल करते हैं, उनकी सुविधा के लिए बहुत कुछ करते हैं हम, और वो आते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। Another silent feature of the Indian subcontinent is the vast fertile stretch of the Indo-Gangetic plain in the north below the Himalayas. It was around these fertile plains that the first human settlements in this region came into existence.
मतलब हिमालय के नीचे भारत के गंगा जो नदी है, ठीक है, वहाँ के जो मैदान हैं जो मतलब बहुत ही विशाल है, तो वहीं पर क्या बोलते हैं, आसपास के क्षेत्र में लोग रहना शुरू किए थे, मतलब बस्तियाँ बनी थी, अस्तित्व में आई थी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। But major physical feature of the subcontinent is the southern peninsula separated from the north by the Vindhya mountain range. Region is full of mountains, rivers, valleys, and plateaus. In the long course of history, this region has evolved its own distinctive identity, lending a great diversity to the cultural configuration of the subcontinent. जो इसका थर्ड फिजिकल फीचर है वो ये है कि ये पूरा श्रृंखला मतलब किसके द्वारा घिरा हुआ है, पहाड़ पठार नदियों से पूरा मतलब घिरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है। ठीक है, जो उपमहाद्वीप है इसकी एक अलग ही पहचान है, इसने सांस्कृतिक विन्यास में एक अलग ही पहचान बना रखी है, इसकी महान विविधता प्रदान करती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। Times people used two trades routes to travel across the region. These that linked the Hindukush mountains range to the mouth of the river Ganga was called the Uttarapath. The route, which covered the area between Gujarat in the west and Patliputra in the east, was called the Dakshinpath. These were primarily trade routes. People used them